नाज़रीन, जिन्नात और परियों की कहानियां और द्योमालाई किस्से बचपन में बहुत सुने। सड़क किनारे बैठे तोता फाल निकालने भी वाले भी हमने बहुत देखे, मगर यह मालूम न था कि एक वक्त यह भी आएगा जब इन तमाम किरदारों का तस्करा पाकिस्तान की सियासत में होगा, और वो भी जोरों शोर से। माजी में इस तरह के हल्के फुल्के बयानात आते रहे, मगर इस बार इसका आगाज हुआ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बातों से। सबसे पहले आपको जरा दिखाते हैं कि यह क्या बात हुई और इसका आगाज जो हुआ और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा की यह बात। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियां जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियां करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता। हुकूमत की तरफ से अगर इन बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता, जाने दिया जाता, इस पर रद्द अमल ना दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत ने इसका जवाब देना जरूरी समझा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल, मलिका बुखारी और जरताज गुल वजीर के हमरा PID पहुंचे, कैमरों के सामने बैठे और जनाब जवाब देने में मसरूफ हो गए। उन्होंने क्या जवाब दिया मरियम नवाज साहिबा को, यह भी आपको दिखाते हैं। तो मैं हैरान हूं कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। ये जादू टोने की बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाएं, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। आप कोई चुड़ैलों की बात करें, आप किसी अजदहे की बात करें, किसी देव की बात करें, जो कोई आपसे पूरा पढ़ सके आपके शर में। इस हुकूमती रद्द अमल के बाद बयानात का एक ना रुकने वाला सिलसिला चल पड़ा, और हम भी आज इस पर इसलिए बात करें। वैसे तो मखसूस तौर के ऊपर कोई पूरा प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन आगाज इसीलिए किया क्योंकि गुज़िश्ता रोज PDM के जलसे के अंदर भी इसकी बाज गश्त सुनाई दी। ना रुकने वाला और ना थमने वाला जो सिलसिला, और मुख्तलिफ सियासी हलकों से और सियासी जमातों से, सियासी कायदीन की तरफ से जो इस पर रद्द अमल सामने आया और आ रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। खुदा के खलीफा का किरदार अदा करने की बजाय वापस जिन्नात की तरफ चले गए हैं। पाकिस्तान को जिन्नात की रहनुमाई में चला रहे हैं। जादू टोने की बुनियाद पर मुल्क को चला रहे हैं। ये मुल्क जो है, इसकी सियासत, इस मुल्क का कारवां जादू टोनों के हवाले है। जादू और टोने ने जगह ले रखी है और नाम लेते हैं हम जो जादू टोने से ही मुल्क चलाया जा रहा है। बल मैं तो यही सुन रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कोई ना कोई तो इसके अंदर सच्चाई होगी। आज तक तो किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा। तुम्हारा हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा। फौज की तकर्रियां जिन भूत कर रहे हैं। तकर्रियां इस बात से हो रही है कि फलां का नाम एन से शुरू होता है, फे से शुरू होता है, लाम से शुरू होता है या नून से शुरू होता है। ये आपने देखा, जो बाज़गश्त पाकिस्तान की सियासत में जादू टोने की हो रही है, उसके ऊपर हर जगह से इस पर बातें आ रही हैं, बयानात सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट को चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो चीदा चैलेंजेस जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, आगाज तो उसी से करेंगे, ये जादू टोने का सियासत में जो एंट्री हो चुकी है इससे। लेकिन इसी के साथ साथ एक बढ़ती हुई महंगाई बहुत बड़ा हुकूमत के लिए चैलेंज, फैसला साजी का फुकदान, चाहे वो DG NAB का मामला हो, DG ISI का मामला हो, मुशीर खजाना की दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करने वाला मामला हो, शौकत तरीन साहब की मैं बात कर रहा हूं, या फिर इसके साथ साथ जो इंटरनल आपके चैलेंजेस हैं, उसी में अमेरिका, अफगानिस्तान का मामला, और फिर सबसे बढ़ के ये कि IMF का जो चैलेंज, एक्सटर्नल जो चैलेंजेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो आपके ऊपर है। इस सब पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जो है सीनियर तज्जियाकार और ये मकबूल जान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपका प्रोग्राम में मेरे साथ आप मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नदीम रजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और ये साहब, ये हो क्या रहा है वैसे? देखिए, हमने तो जब से होश संभाला है, हर सियासतदान को पीरों के दरवाजे पे देखा है
और जिन्नात और मुवक्कलात में देखा है। आप चले जाए ना पीर धनक्का की तरफ, तो वहां के लोग जो हैं वो नवाज शरीफ की एक तस्वीर तकसीम करते हैं जिसमें नवाज शरीफ ने पीर धनक्का साहब को अपने कंधों पे उठाया हुआ है और वो वहां आम मिलती है। फिर वो बेनजीर की तकसीम करते हैं जहां पीर धनक्का साहब जो है उनको लाठियां मार रहा है, छड़ियां मार रहा है। फिर वो बंगाली बाबा जो है, वो जो बांग्लादेश का था, जिसके बारे में बड़ा मशहूर अखबारों में भी आया कि बेनजीर जो थी जब वो असाइलम काट के यहाँ आई तो वहां पहुंची तो बागा साहब जो थे ढाका में होते थे, उन्होंने उनको कहा कि मेरे पास जो है आप क्यों आए हो? उसने कहा मैं देखते पता करने आया क्या। तो उसने कहा अगले साल जब मौसम बहार खत्म होगा तो तुम्हारी हुकूमत हो जाएगी। तो बेनजीर को यकीन नहीं आया, तो उसने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मैन, इस ज़िया-उल हक की मौजूदगी में, ठीक वो नहीं। श्रीलंका का जो मशहूर जो एस्ट्रोपॉमिस्ट है वो जुल्फकार अली भुट्टो के हाथ का प्रिंट उसके पास गया था और उससे पूछा था कि मैं इलेक्शन कब कराऊं। तो श्रीलंका के पॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट कर दिया था 1 साल पहले करा दो। एम ए मलिक साहब के पास मौजूद था। एम ए मलिक साहब के पास भी कौसर न्याजी भुट्टो के हाथ का प्रिंट लेके आए और एम ए मलिक साहब की राय थी कि ना करें, ऐसा ना करें, 1 साल ऐसा ना करें, ये ना करवाएं इलेक्शन, आपके लिए खतरनाक होगा। लेकिन वो श्रीलंका वाले की बात मानी गई और इलेक्शन हुआ और भुट्टो साहब को शिकस्त हुई। तो ये कोई नई एंट्री तो नहीं। इमरान खान तो चलो बीवी के मौक्कल रहता है, ये तो दूसरों के मौक्कल ढूंढते रहते हैं। ये तो मीलों का सफर करके जिन्नात ढूंढने जाते हैं। नहीं यानी और ये साहब इसका मतलब ये समझा जाए कि मौक्कलों से मशवरा लिया जा रहा है, मुस्तकिल लिया जा रहा है। ये इसका नहीं पता, उनका तो वादे था। अहम तायनातियों की पर बात भी है ना, अहम तायनातियों पर भी मशवरा लिया जा रहा है। नहीं, मुझे कोई खबर नहीं है। ये बात है इमरान खान साहब की और उनकी बीवी की, और उसके बारे में तो बिल्कुल तबसरा नहीं करना चाहता। अल्लाह के रसूल ने मना किया है, तोहमत और बोहतान के हिसाब से मना किया। जो लोग करते हैं वो बहुत बड़े गुनाह का मर्तकब होते हैं। हाँ। लेकिन जो बात वाज़े है वो तो वाज़े है। हाँ। वो कौन है? असद जरदारी साहब का पीर नहीं होता था वो जो अपना कराची वाला जो रोज बकरा ज़िबा कराता था। ये तो नजर आती है ना। इमरान खान साहब का जो तबसरा मरियम नवाज ने किया, मरियम नवाज जाने, वो 2 मियाँ बीवी का आपस का मामला है जिसके ऊपर ये लोग जो है आपस में बातें करते हैं, जो कुछ करते हैं। मैं उसको खालिसतन एक गीबत और बोहतान के ज़मीन में समझता हूं, मैं उसे तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन जिन्नात की बात चली है तो पाकिस्तान में मक्कल और जिन जो है ये बड़े अरसे से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की सारी सियासत इसकी गन से भरी हुई है। राइट, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, यानी सर औरिया साहब फरमा रहे हैं इसके अंदर मक्कल और जिन्नात की जो एंट्री है पाकिस्तान की सियासत में नई नहीं है, बड़ी पुरानी है और अभी भी इसके ऊपर जो है बड़े जोर शोर के साथ जो है बाज़ की सुनाई दे रही है। तो क्या समझे इस चीज के ऊपर, यानी ये एकदम से इसका एंट्री दोबारा से आ जाना, बकौल औरिया साहब की चलती तो बहुत पहले से रही है, लेकिन लेटेस्ट अगर बात करें तो दोबारा से बड़ी तेजी के साथ इसकी बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरीद भाई। व्हाट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई वांट टू कमेंट यू जो आपने सब्जेक्ट रखा अपने प्रोग्राम के लिए, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले तो जंग चल रही थी वीडियोस की, अब ये जिन मोकलात की जो है ये जंग शुरू हो गई है। हाँ जी, ठीक है, वॉर ऑफ सुपरस्टिशन, ये चीजें शुरू हो गई। देखिए ऑडियो साहब इज राइट। मैं जब से हमने होश संभाला है प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर से हर सिविल मिलिट्री लीडर को हमने देखा है और ये बात सही है, हर एक का कहीं ना कहीं फलां पीर और फलां शरीफ, पीर और फलां शरीफ वगैरह वगैरह, बड़े रिस्पेक्ट से मैं बोल रहा हूँ, बड़े वो अपने रिस्पेक्टफुल लोग थे। ये तमाम इनके ऊपर उनको मिलना, इनसे एडवाइस लेना और इनको कंसल्ट करना कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, पॉलिटिकल फ्यूचर वगैरह वगैरह, ये चीज़ें होती रही है। और एक आम आदमी, मुझे याद है शायद अभी भी होता हो, जो एक आम आदमी है उसका सुपरस्टिशन का आप कहें जो भी लेवल ये है कि वो शायद अभी भी जाता है सड़क के ऊपर राजा बाजार में। हम जब छोटे होते तो देखते थे राजा बाजार में जमीन के ऊपर साइड के ऊपर वो जनाब तोता फाल वाला बैठा होता था। सर वो तो कॉलेज के जमाने में हमने भी अजरा तफन्नुन मजाक तोते वाले से पूछ लिया करते थे कि आगे चल के हम बनेंगे क्या। एग्जैक्टली, तो एक वो चीज हमने देखी है। लेकिन जो अभी एक मीडिया ग्रुप ने और मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, जो उन्होंने वो दिखाई है तस्वीरें कि लाल पट्टियां, लाल कपड़े, वो जनाब मरी रोड से लेके बनी गला तक वो दरख्तों से लटके हुए हैं और वो लोगों से पूछ रहे हैं। हमारे चैनल के रिपोर्टर, मैं नाम नहीं लेता हूँ उस चैनल का, वो श्योर वो आप सोशल मीडिया पे देख लेंगे कि जनाब आपने देखा किन्होंने लगाया, क्या हुआ। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, 3 दिन पहले नहीं था, अब ये लग के। एक तो ये। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब,
देखिए इमरान खान, अभी मैं उनको 1 मिनट के लिए, वो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जब से उनकी स्ट्रगल शुरू हुई हम उनको देखते आए, लाहौर में मिलते भी कई मरतबा। जब इमरान खान साहब बीमार थे और वो गिरे थे, आपको याद है 2013 के वो इलेक्शन में 2 दिन पहले, 10 मई को, मुझे आज भी याद है, तो वो बेड रिडन थे। तो मैं आपसे क्विकली शेयर कर लेता हूं, मैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब और हमारे मोहतरम इरशाद अरब, हम उनकी तीमारदारी के लिए गए थे, क्योंकि जाहिर बात है बहुत अफसोस परेशानी थी कि इतने बड़े लीडर हैं, खुदा न खास्ता मामला गड़बड़ ना हो जाए, बैक का मामला है। तो उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, वो लेटे हुए थे, उन्होंने खुद ये कहा कि जनाब मुझे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सर्जरी होनी चाहिए बैक की, लेकिन वो फला जेंटलमैन को, प्रोफेसर साहब है गुजर खान में, उन्होंने कहा खान, इमरान खान, मैंने आपकी स्पाइन देख ली है, मैं आपको देख सकता हूं कि आपका प्रॉब्लम किधर है, खुदा रहा आपने ऑपरेशन नहीं कराना, सर्जरी कराएंगे कि और मुसीबत ना पड़ जाए, आपकी बैक इसी तरह हील हो जाएगी, आप रेस्ट करें, लेटे रहे, फिजियोथेरेपी वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने खुद सुनाया। तो आप देखिए, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ही स्ट्रांगली बिलीव्स इन दिस थिंग, यानी इमरान खान साहब जो है बड़े फर्म बिलीवर है इस चीज पे। हाँ, मैं ये समझ देखिए, हम भी जाते हैं, बुजुर्गों के पास जाते हैं, अब ये बाकी इस माशरे का कल्चर है, ये इस इलाके का कल्चर है, बुजुर्गों के पास जाना, उनको सलाम करना, उनसे दुआएं लेना और उनसे कहना कि जी हमारे लिए दुआ करें। तो खान साहब के साथ तो ये एक चीज है जो मैं आपको खुद बता सकता हूँ विद श्योर। और उसके बाद देखिए, जब से पिछले 3-4-5 साल से उनकी दोबारा रीमैरिज हुई है, विद ऑल रिस्पेक्ट्स टू द फर्स्ट लेडी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इमरान खान साहब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड हो गए हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, नदीम रजा साहब से बात करेंगे और इसका जवाब लेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले औरिया साहब और ब्रिगेडियर साहब हमसे बात कर रहे थे और इसी चीज़ के ऊपर नदीम रजा साहब का जो है कमेंट लेना चाहूँगा। नदीम साहब, जो बात आपने सुनी, मुझे बताइएगा कि क्या अपोजिशन का जो इस वक्त जो इल्ज़ाम है, जो ताना है, आप कुछ भी कह लें कि अहम जो पोजीशन जो उस पर तैनातियों के लिए भी हिसाब किताब और जादू टोने का जो है वो सहारा लिया जा रहा है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, ये तो ये शुरू से ही इसी तरह की बातें हो रही हैं कि जिसके नाम में ऐन का लफ्ज होगा तो वही मनसब पर फायज होगा। इसी तरह की अभी देख लें, अब हाल ही में जो AJ के इंतखाबात हुए उसमें से भी ऐन निकाल लिया गया है और ये माजी की भी हुकूमतों के साथ इस तरह के अदाद शुमार जुड़े रहे हैं और इसी हुकूमत में तो खैर उसकी हद ही हो गई। हर सतह पे वज़ीर आज़म से लेके और नीचे इवन सेक्रेटरियों तक का जो कमाल वो यही रखा गया है कि लफ्ज़ों का हुरूफ को इस्तेमाल किया गया है। जैसे फयाज चौहान साहब देखें आप, उनके भी जादू टोने की जो बातें चल रही हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड में देखें, पिछले दिनों गुज़श्ता साल एक वीडियो वायरल हुई थी कि क्लाशनकोफ रख के उन्होंने वो बनाई हुई थी, वो भी जादू टोने की बातें। तो ये सारे देखें, ये कमज़ोर ईमान या एतक़ाद ये उस जानिब इशारा कर रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत ज़्यादा रिवाज पा चुका है और जिसे देखो हर किसी ने अपना कोई ना कोई हिसाब किताब बना के रखा हुआ है। लेकिन तमाम अदवार से वो ख्वाह नून लीग का हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों का, वहाँ भी था, लेकिन इस दौर में उसकी हदें सारी उभूर कर गई हैं कि शुरू से लेके अब तक जो CM का आप देख लें, पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उनके लिए किस तरह से बातें की जाएं। वो मफरूजात आए कि अगर इनको हटाएंगे तो गवर्नमेंट नहीं रहेगी वज़ीर आज़म की। इसी तरह से वजारतों का भी मामला वही रहा है और फिर अभी जो हाल में जो कंट्रोवर्सी चल रही है तो वो सारी चीज़ें यही है कमोबेश कि मफरूजात पर मबनी बातें हो रही हैं। हर किसी ने अपना, यानी कि एक वो कहते हैं ना कि चूरन बेचना, मंजन बेचना। मैं नदीम साहब एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। खान साहब चूंकि अपने आप को एक स्पोर्ट्समैन कहते हैं, वो एक अपने आप को कहते हैं कि मैं डेफिनेटली वो टीम पाकिस्तान टीम को उन्होंने हेड भी किया है, कैप्टन रहे हैं, अपने डिसीजंस की बुनियाद के ऊपर 92 का वर्ल्ड कप जीता। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर हम देख रहे हैं कि जो फैसला साजी का फुकदान है, क्या उसकी वजह यही है कि वो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो भी इन्हीं मामलात में पड़ गए? देखें फरीद साहब, आप एंकर पर्सन हैं, आपकी एक्सपर्टी है कि प्रोग्राम को होस्ट करना और जो आपके गेस्ट हैं उनको सवालात ऐसा करें कि वो लाजवाब कर दिया जाए। अगर आपको कोई दूसरा मनसब दे दिया जाए जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस ना हो तो आप बताएं आपका क्या हाल होगा। फिर वही होगा कि अपने आप को संभालने के लिए
आप इस तरह का सहारा लेंगे, दिगर अफराद को अपने साथ मिलाएंगे, उनके मशवरों पर चलेंगे। जो 92 का जो वर्ल्ड कप है वो देखें, पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो टीम वर्क था, वो एक टीम वर्क था। पूरे जो 11 खिलाड़ी थे उन्होंने जान लड़ाई थी। गो कि इमरान खान साहब उसको लीड कर रहे थे, ये अच्छी बात है। यही कहा जाता है ना कि अगर कप्तान अच्छा है और खिलाड़ी उसके उस तरह से अहल नहीं भी है, लेकिन कप्तान का विजन है कि वो वहां से फातेह होकर निकलता है। लेकिन अगर कप्तान ठीक ना हो, खिलाड़ी पायदार हो, स्ट्रांग हो, सब कुछ करने की अहलियत रखते हो, तो वो जीती भी बाजी भी हार जाते हैं। लेकिन आपको खेल और सियासत उसको अलग अलग देखना पड़ेगा। खेल के मैदान कुछ और है, सिर्फ 11 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे आपको पूरी मिशनरी के साथ लेके चल रहा होता है। 22 करोड़ आवाम है और अपोजिशन जमातें हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं। अच्छा, फिर उस ग्राउंड की बाउंड्री के अंदर वो गेम हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि अपनी बाउंड्री से क्रॉस करके दूसरे खिलाड़ी। राइट, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया नदीम साहब कि अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके हर किसी की ख्वाहिश होती है कि दूसरे की बाउंड्री या दूसरे के डोमेन में स्टेप इन वो करे। और ये साहब एक जो डिसीजन जिसके ऊपर मैं आपसे पॉइंट लेना चाहता हूं कि इंटरनल या अंदर खाने क्या खबरें हैं, क्या इतलात हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट, एक इंपॉर्टेंट असामी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जिसका अब तक मसला हल नहीं हो पा रहा है। अंदरूनी खाना क्या चल रहा है? और ये साहब देखिए, ये जो मुख्तलिफ किस्म के मौक़ों पे मुख्तलिफ किस्म के अपॉइंटमेंट्स हैं, वो उसके ऊपर इस तरह के झगड़ा होता है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि इमरान खान के बारे में स्पेकुलेशन की जाती है कि बीवी ये कहती है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है। कुछ गार बात है, मियाँ बीवी का आपस का, हर कोई कहता है नहीं इमरान का ये है तो फलां का एन है तो उसका ये है। लेकिन जरदारी का पूरे टेन्योर जिस पीरों के और जिन फकीरों के और जिस तरह लोग सिंध में पहुंचे, मैं तो ब्यूरोक्रेसी में था, कैसे कैसे चिट्ठें चलती। अयूब खान का दौर, पीर साहब देवल शरीफ से लेके और वो सारे के सारे जो जैसे जैसे वहां पर आते थे, और पीर जो है जैसे वो क्या करता था, वो जंग का अब्दुलरहमान वो कुदरत साहब जो कहानियां लिखता है ऊपर से लेके जे तक, वो तो वाज़े ऑब्वियस कहानियां थी भाई, दुनिया को नजर आती थी, ठीक है। और वो लोग आज तबसरा कर रहे हैं, मसला सरा जाए, मुझे बड़ी हैरानी होती है। इसको जो जिसके पास असल मसला क्या है, पाक मैं मुझे सच्ची बात है, प्रोग्राम के अंदर ये गुफ्तगू करते हुए जाती तौर पर बैसियत तजिया नकार शर्म महसूस हो रही है कि एक ऐसा बोहतान जो किसी शख्स की जाती जिंदगी के बारे में उस पर तबसरा नकार गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आखिरत का गुनाह समेटता हूं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। अच्छा, या तो मेरे पास सबूत हो सही कि जी इमरान खान नहीं, एक सेकंड रुक जाएं, या तो मेरे पास सबूत हो कि इमरान खान की बेगम साहबा ने ये उसको कहा है, और अगर नहीं कहा है और मेरे पास यकीन नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला का रसूल कहता है कि तुम मुर्दा भाई की गिबत करके मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो, और पूरा पाकिस्तान का मीडिया खा रहा है। मैंने मतलब ये को और टॉपिक, हाँ अब मैं आता हूं उस बात के ऊपर, जब वो बात जो आपने कही है, इस बात के ऊपर पाकिस्तान के अंदर हर सियासतदान के अंदर 3 साल के बाद खुजली होनी शुरू होती है हाथ के अंदर कि मैं वजीर आजम हूं, मैं कुछ करना चाहिए। ये खुजली शुरू हुई थी 91 के अंदर नवाज शरीफ के हाथ में, ठीक है। उससे पहले हुई थी बेनजीर के हाथ में, उसने उसके कुल्लू साहब को लगाया था वहां पर बना ISI का चीफ, और उसने आके पता चला कि ISI के चीफ को यह भी नहीं पता था कि 6 अगस्त वाले दिन 2 बजे गुलाम इसाक खान जब फाइल पर दस्तखत किए बगैर निकला है तो 3 बजे उसकी असेंबली तोड़ने वाला है, तो उसने लगा के देख लिया था। उसके बाद आया था नवाज शरीफ साहब, इन्होंने भी 2-3 दफा ये काम करके देखना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं हो सके। मसला सारा यह है कि एक बात याद रखें, अमित गुल साहब बड़ी सही बात करते थे, हमने उससे कहा कि आपको आर्मी चीफ लगा रहे थे आप इधर, उसने कहा कोर कमांडर जो है ना वो बनाए तौर पर आंख का इशारा समझता है, गुफ्तगू नहीं इशारा। पाकिस्तान की आर्मी का एक डिसिप्लिन है, और वो डिसिप्लिन जो है उसको वो सैक्रिफाइस नहीं करते, उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया हुआ है। ये पाकिस्तान, या तो आप इतने ताकतवर हो जाए ना, या तो आप इतने ताकतवर हो जाए, आप मार्शल लगता है 400 के 400 सियासतदान जो है इलेक्शन जीत के असेंबली में आते हैं, पहले 8वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर 17वीं तरमीम मंजूर करते हैं। वो बांग्लादेश से लोगों को लेके आया था, यही सियासतदान थे, इन्हीं पार्टियों के लोग थे। या तो इतने ताकतवर हो तो फिर आप स्टॉक अप पहनते, ताकतवर नहीं है, जैसे वो पीछे पलटे थे वैसे इमरान खान साहब पलट जाएंगे कहीं ना कहीं। राइट, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, मुझे बता दीजिएगा कि आप इस चीज के ऊपर क्या अब भी ये डेडलॉक बरकरार है DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा बातें अब भी हो रही हैं। आप क्या समझते हैं, स्टिल डेडलॉक है या मामला सॉल्व हो गए?
मामला अगर डेडलॉक है तो नहायत अनफॉर्चुनेट, ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। मैं समझता हूँ इसको डिलिबरेटली पोलिटिसाइज किया गया। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं अराउंड इमरान खान जिन्होंने इसको ले गए कैबिनेट के अंदर। भाई ये कोई सिविलियन इदारे का हेड नहीं है कि जिसको कैबिनेट की अप्रूवल होगी तो फिर इसको लगाया जाएगा या इसको कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे एक कौमी सलामती का हेड है, पूरी दुनिया ने उसके ऊपर फोकस किया हुआ है, पूरी दुनिया ने उस इदारे पे फोकस किया हुआ है, तो आप उसको एक मीडिया ग्लेयर में लाके और सोशल मीडिया पे आपने सारे मामलात को आप देखें कहां से कहां तक ले गए। और दूसरी बात, ये 3 स्टार जनरल जो है, लेफ्टिनेंट जनरल, ये कोई 5-10 साल की सर्विस तो नहीं है ना। जिस तरह अफगानिस्तान में देखते हैं कि 200 मेडल लगाए होते हैं, दोस्तों साहब भी जनरल बने हुए हैं, कोई फील्ड मार्शल बना हुआ है। भाई 35 साल सर्विस के बाद वो यहाँ तक पहुंचते हैं, तो इनका वो स्टेटस नहीं है। दे कमांडिंग कोर्स, जहाँ पे 20-25-30 हज़ार लोग जो हैं वो अफसर और जवान, दे लुकिंग अप टू देम एज द कमांडर। उनको अब जो खबरें चल रही हैं, कोई मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया पे लिख रहा है, पता नहीं इसका लेटेस्ट क्या पोजीशन है कि जी उनको कोई इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई 3 होंगे 5 नाम। और भाई ऐसे नहीं होता। फौज का एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम है, आप इस रैंक की तस्दीक जो है नहीं कर सकते। होना तो ये चाहिए था कि इतनी हफ्ते में 3 दफा, महीने में मैं कहता हूँ 10 दफा टॉप मिलिट्री और इमरान खान साहब की लीडरशिप की मुलाकातें होती हैं, इंक्लूडिंग द DGISI। तो इतनी मुलाकातें जब होती हैं तो इस चीज पे अगर कोई डाउट था, 19-20 का कॉमा फुल स्टॉप था, तो ये तो एक 15 मिनट बैठ के टेलीफोन पे रिजॉल्व हो सकती थी, कोई इश्यू ही नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ इसको डिलिबरेटली पोलिटिसाइज किया गया और दिस वाज नॉट गुड। क्योंकि देखिए, फिर मैं कहूंगा कुछ ऐसे शरारती एलिमेंट होंगे, नजर आ रहे मुझे, मैं भी नाम नहीं लेता हूँ, जिन्होंने इसको बात का बदंगर बनाया। और दूसरी एक बात मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे दिन में आ रही, देखें हमें, और ये साहब कह रहे हैं हमें किसी को कोई आइडिया नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना ये अपॉइंटमेंट जो है वो भी करते हैं, और ये वाहिद इस तरह जादू टोने ये ऐसे एलिजिडली, मैं समझता हूँ ये बात गलत है, वी डोंट नो। लेकिन एक चीज हमें पता है अबाउट इमरान खान, जो पब्लिकली हमें नजर आती रही है, एज द क्रिकेटर उनको हमेशा स्पिरिचुअल कलाम सुनने का शौक था। आपको पता है नुसरत फतेह अली साहब की कवाली, तो वो आज भी वीडियो मौजूद है, बड़े शौकीन थे। और ये वाहिद एक अपना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लीडर आए हैं जिनको मुझे नहीं याद, अगर आप करेक्शन है तो कर दें, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और जारी बात है आफ्टर मैरिज उन्होंने तस्वीर अपने हाथ में रखते हैं जब भी वो पब्लिकली देखे जाते हैं। राइट लीसा, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। जो बात है इस चीज के ऊपर, तो जो औरिया साहब की बात से मैं एग्री तो बिल्कुल करूंगा इस चीज के ऊपर कि एलेज अगर कोई चीजें, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, सो आप उसको एलेज या सिर्फ मुबैना इल्जाम तराशी के ऊपर आप उसको अगर लेके जाए तो दैट्स नॉट ट्रू। लेकिन बात तो हमने इब्तिदा में एक चीज की हो गई, आगे मजीद चलेंगे जरा सा महंगाई के हवाले से और खास तौर के ऊपर जो IMF, अमेरिका, अफगानिस्तान वाला मामला, इसके ऊपर जरा इस चैलेंज के ऊपर बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नदीम रजा साहब, एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए महंगाई वाला, लेकिन ये एक फिनोमेना जिसको गवर्नमेंट कहती है कि इंटरनेशनल फिनोमेना है। कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद इंटरनेशनल जो प्राइसेस है वो अप हो रही है, जिसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी है। तो ये क्यों नहीं बाय कर रहे हैं इस नैरेटिव को? क्यों नहीं लोग इस बात को समझना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, दुनिया में महंगाई हुई है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, अगर वहां बढ़ी हैं तो पाकिस्तान कोई ग्लोब से हट के तो नहीं है कि यहां पे उसका इफेक्ट ना हो? आपने बिल्कुल सही कहा, ये अवाम को मानना पड़ेगा कि ये आपकी सतह पे जो महंगाई हो रही है उसका असर यहाँ भी पड़ेगा। लेकिन मैं जरा सा इससे पहले, ब्रेक से पहले जब ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे ना पोस्टिंग में, जरा सा उसकी पे जाऊंगा क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने बड़े उससे मुफस्सिल अंदाज में बात की जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला चल रहा है, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता इदारे की बात। हम तो महज बाहर हैं, हम तो सिर्फ राय अपनी आरा दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं आया माजी में कि जो इतने स्पिरिचुअल पहले भी थे और अब भी ये हाथ में हमेशा तस्बीह उनकी रहती है। क्या जिनके हाथ में तस्बीह होती है कि वही बहुत दयानतदार, ईमानदार और मुद्दे वतन होते हैं, उनसे इस तरह की शरारत सरजद नहीं हो सकती। और इसी में इन्होंने पहले कहा कि इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ शरारती लोग मौजूद हैं। तो सर ऐसे स्पिरिचुअल शख्स को क्या कहा जाएगा कि इनके राइट लेफ्ट आगे पीछे
इस तरह के लोग मौजूद हैं जो उनको नाकाम बना रहे हैं, तो उनसे क्यों किनारा कशी इख्तियार नहीं करते? उनकी गवर्नमेंट के अंदर कितने वुज़रा ऐसे हैं जिनको करप्शन के इल्जामात के ऊपर या उन पे इल्जामात लगे उसके बाद उनको ओहदों से हटाया गया, लेकिन फिर मिनिस्ट्री चेंज कर दी गई, उससे बरात का इजहार नहीं किया गया। तो ये हमें देखें राइट, यानी उसको आप कहना चाह रहे हैं कि उनको वो उनको जो एक्सपोज करे हो उनसे जांच छुड़ा। मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट कर दें जरा, महंगाई के चैलेंज पे। हैव टू गो टू औरिया साहब। देखिए महंगाई की बात बिल्कुल है, इंटरनेशनल जो कोविड आया है उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हीं जो ममालिक में ग्लोब की आपने बात की, मैं अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात करूंगा। अगर कि बांग्लादेश को आप देख लें कि वो कहाँ था इसी कोविड के दौरान, उसकी एक्सपोर्ट में कितना इजाफा हुआ, उसके जीडीपी में कितना इजाफा हुआ और हम कहाँ चले गए। देखिए ये इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा किया गया है, 10 रुपए से ज्यादा बढ़ाए पैसे, वो इन बुनियाद से बढ़ाए कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर यानी कि बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल पहुंच गया है इस वजह से। लेकिन हमने बढ़ाए पैसे पहले और इजाफा जो इंटरनेशनल मार्केट में बाद। राइट सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं औरिया साहब की तरफ जाता हूँ। औरिया साहब मुझे जरा शॉर्टली कमेंट इस पे कर दीजिएगा कि अभी हमारी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं महंगाई की वजह समझा नहीं पा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा चैलेंज IMF का है जो हमारे सर के ऊपर जो है ये तलवार लटक रही है। किस तरीके से पाकिस्तान इसको ओवरकम करेगा और कैसे इसको समझाया जाए आम लोगों को कि इसको बेयर करना है, हमें महंगाई को बर्दाश्त करना है? देखिए, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब का पहले दिन से मसला ही महंगाई है। उसकी वजह यह है, महंगाई क्यों होती है ये इमरान खान साहब की तमाम आम सी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि महंगाई होती है जब मार्केट से लेके और प्रोडक्शन के यानी खेत से लेके उसके दरमियान फासले में कुछ लोग आ जाते हैं। अब टमाटर जो है उसको लाहौर शहर के अंदर और लाहौर शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर कसूर के खेत के ऊपर से फेंकेगा, 300 गुना ज्यादा है तो कम से कम। अगर वो 10 रुपए किलो बिकता है तो यहाँ आके कम से कम 500 रुपए किलो 50 रुपए किलो बिकता है। ये कौन बीच में आता है? ये क्या ट्रांसपोर्टेशन है? नहीं। इमरान खान साहब की हुकूमत उस मिडिल मैन को कंट्रोल नहीं कर सकी। राइट, वो मिडिल मैन जो है वो इसके अंदर खा रहा है। एक मंडी से सेब जो लेता है ना 100 रुपए किलो, वो आके यहाँ पर रेडी वाला भी जो है वो 150 रुपए किलो बेचता है। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। मैंने बचपन इसी मुल्क में गुजारा है, जवानी गुजारी है, कभी रेडियो पे इस तरह फ्रूट हमें नहीं मिला कि इतना वाफर हो के लोग जो है उनको कभी महसूस ना हो, कोई सी और चीज की कमी है। लेकिन मसला सारा असल मसला यह है कि ना कंट्रोल है, ना को मैजिस्ट्रेसी सिस्टम था, ना उसको वापस लाते हैं, ना मैजिस्ट्रेसी सिस्टम, जुडिशरी ने दबाव बर्बाद कर दिया। असल मसला यह है कि यह बुनियादी मसला ही उनकी हैंडलिंग का है, बड़ी आसानी से हैंडल हो सकती थी। एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री में तो महंगाई होनी ही नहीं चाहिए। राइट सर, आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री के अंदर महंगाई होनी चाहिए थी। ब्रिगेडियर साहब, वेरी शॉर्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड सर, कि आप भी यही समझ रहे हैं कि इस वक्त ये जो मिसमैनेजमेंट है या जिसकी तरफ औरिया साहब ने इशारा किया, मिडिल मैन, उसका कंट्रोल नहीं है, जो प्राइस मैकेनिज्म जिसको कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखिए, पहली बात है क्विकली, हफीज शेख साहब जब थे, मैं देख रहा हूँ कि उनका कंट्रोल बेहतर था इकोनॉमी के ऊपर और मामलात फिर भी कंट्रोल में थे और लोग बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब से मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं, हम देख रहे हैं कि एक तो कुछ उनकी बड़ी अपना स्टेटमेंट्स भी ऐसी आई है कंट्रोवर्शियल कि अब जिस तरह हालात जा रहे हैं, ये मैं बिल्कुल इसको डिफेंड करने को तैयार नहीं हूँ कि जी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हो गया तो लिहाजा ये भी देखें। इन्होंने खुद कहा था आज से चंद महीने पहले कि हमारा मिशन होगा कि हम मिडिल मैन को एलिमिनेट करेंगे, जिस तरह बड़े अरसे से हो रहा है कि ये पटवारी कल्चर और ये कल्चर को एलिमिनेट करेंगे। और तो उसमें बड़ी पार्शियल कामयाबी हुई है ये अपना। लेकिन सर जो आपने बात बिल्कुल सही की कि उन्होंने एलिमिनेट करने को कहा था, लेकिन एलिमिनेट गरीब हो गया, नहीं हुआ। राइट सर, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका फारूक उमीद साहब। आई हैव टू क्लोज बिकॉज टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज अब। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर फारूक उमीद साहब, और ये साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड नदीम रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।